28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर एक साथ हमला किया तो युद्ध के शुरुआती 48 घंटे किसी भी सैन्य विश्लेषक के लिए चौंकाने वाले थे। अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी समेत सैन्य कमान के 40 शीर्ष कमांडर मारे गए थे। दुनिया को लगा कि ईरान अब घुटने टेक देगा और तेहरान में सत्ता परिवर्तन महज कुछ घंटों की बात रह जाएगी, लेकिन इतिहास ने एक अलग करवट ली। अपने नेतृत्व को खोने के बाद भी ईरान ने 5 ऐसे दांव चले जिसने न केवल युद्ध का रुख मोड़ दिया बल्कि हमलावर देशों को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। क्या है वो 5 कारण, विस्तार से समझते हैं। पहला कारण, मोज़ेक डिफेंस, बिना सिर के भी लड़ता रहा शरीर। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि शीर्ष नेतृत्व के खत्म होते ही ईरानी सेना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यहीं ईरान की मोज़ेक नीति ने अपना करिश्मा दिखाया। ईरान ने दशकों पहले अपनी सेना को 31 स्वतंत्र प्रांतीय इकाइयों में बांटा था, यानी कि हर इलाके में सेना के अलग अलग टुकड़ियां तैनात थी, लेकिन उन टुकड़ियों के पास अधिकार था, उन टुकड़ियों के प्रमुखों के पास अधिकार था कि वो किसी भी जंग की स्थिति में या फिर आपातकाल की स्थिति में तुरंत हमला कर सकते हैं और उन्हें ऊपर किसी शीर्ष अधिकारी को पूछने की जरूरत नहीं है। इस रणनीति के तहत हर प्रांत के कमांडर को स्वायत्तता दी गई कि अगर केंद्र से संपर्क टूट जाए तो वे अपने स्तर पर निर्णय लें और हमला जारी रखें। अमेरिका अभी तक ईरान में तख्ता पलट इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि वहां सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे केंद्र हैं। जब तेहरान में बमबारी हो रही थी तब दूर दराज के इलाकों में मौजूद कमांडर अपनी मिसाइल यूनिट्स और मिलिशिया के साथ दुश्मन पर पलटवार कर रहे थे। युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति। ईरान जानता था कि वह तकनीकी और वायु शक्ति में अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए उसने असिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा लिया। ईरान ने इस युद्ध को इतना लंबा खींच दिया कि हमलावर देशों की अर्थव्यवस्था और सैन्य संसाधन जवाब देने लगे। जहां अमेरिका एक एक मिसाइल को गिराने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहा है, वहीं ईरान ने अपने सस्ते और आत्मघाती शहीद ड्रोन्स की झड़ी लगा दी। युद्ध इतना लंबा खिंचा, अमेरिकी जनता के बीच अपनी सरकार के प्रति असंतोष उतना ही बढ़ गया। वियतनाम और अफगानिस्तान की यादें ताज़ा होने लगी और एंडलेस वॉर का डर वॉशिंगटन की गलियों में दिखने लगा। होर्मुज़ जलडमरू मध्य, दुनिया की दुखती रग। ईरान का तीसरा और सबसे घातक दांव था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने अपनी नौसेना के छोटे छोटे लेकिन घातक फास्ट अटैक क्राफ्ट के जरिए इस रास्ते पर लगातार हमले किए। इसके अलावा ड्रोन अटैक भी जारी रखे गए। जहाज़ों के डूबने और बीमा प्रीमियम बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच गया। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे न केवल अमेरिका बल्कि उसके यूरोपीय और एशियाई सहयोगियों पर भी भारी दबाव पड़ा। दुनिया को समझ आ गया कि ईरान को हराने की कीमत वैश्विक आर्थिक मंदी हो सकती है। ईरान की नागरिक एकजुटता, हिजाब से हथियार तक। युद्ध से पहले ईरान आंतरिक विद्रोह और सामाजिक असंतोष जैसे हिजाब विरोधी प्रदर्शन से जूझ रहा था। पश्चिमी रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि हमले के बाद जनता सड़कों पर उतरकर शासन का अंत कर देगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। जब विदेशी मिसाइलों ने ईरान की धरती को छुआ तो जनता का गुस्सा सरकार के बजाय विदेशी आक्रमणकारियों की तरफ मुड़ गया। महिलाएं जो कल तक सरकार की नीतियों का विरोध कर रही थी, वे भी राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट हो गई। सिविल डिफेंस, रसद आपूर्ति और घायलों की मदद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस युद्ध को शासन बनाम दुनिया के बजाय जनता बनाम हमलावर बना दिया। इस सामाजिक दीवार ने किसी भी तरह के विदेशी समर्थित तख्तापलट की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मनोवैज्ञानिक युद्ध से पलटा पासा। ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया इस युद्ध के दौरान तमाम ऐसे वीडियोस जारी कर रहे हैं जो ये दिखा रहा है कि ईरान कमजोर नहीं पड़ा है। उसके पास अभी भी इतना असला बारूद बाकी है कि वो महीनों तक युद्ध को लंबा खींच सकता है। सुप्रीम लीडर का तुरंत चुनाव और अनुशासन के साथ लगातार हमले जारी रखने से मुल्क की आवाम में बड़ा मैसेज गया, जिसने जनता को ये भरोसा दिलाया कि उनका देश किसी भी ताकत के आगे नहीं झुकेगा और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता रहेगा। ये वो तमाम कारण हैं जिससे ईरान ने इस युद्ध का पासा पलट दिया है। देखना ये होगा कि यह जंग आगे किस ओर रुख करती है।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां इजराइल और अमेरिका ने साथ में मिलकर एक बड़ा अटैक किया है। और ये अटैक कहीं और नहीं, एक बार फिर से बच्चों के स्कूल पर अटैक किया गया है। ऐसा आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया। जी हाँ, बता दें आपको कि ईरान की तरफ से कुछ वीडियो फुटेज जारी किए गए हैं और खुमैन शहर में आरोप लगाया गया, ईरान के खुमैन शहर में बच्चों के स्कूल पर बम्बार्डिंग की गई है। और ऐसा ये पहली बार नहीं देखने को मिला है। इसके पहले भी अमेरिका और इसराइल पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने मिनाब में स्कूल पर बमबारी की थी, जिसमें कई बच्चियों की जान चली गई थी, करीब 170 से ऊपर। और इसके कारण जो है वो विश्व भर में अमेरिका को इस बात की आलोचना सुननी पड़ी, आलोचना खूब की गई और इसके साथ ही निंदा भी किया गया कि बच्चों के स्कूल को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। लेकिन ईरान के खुमैन से अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि जहां पे बच्चों के स्कूलों पर बमबारी की गई है, जो पूरी तरीके से स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया है इस अटैक में। आपको बता दें कि लगातार ईरान पर इस वक्त हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही ईरान ने गल्फ के कई देशों पर बमबार्डिंग की है। कई देशों में जो है वो मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया है। यूएई में पोर्ट पर बहुत तगड़ा धमाका ईरान की मिसाइल और ड्रोन के जरिए किया गया है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है। तो इस वक्त ईरान ने एक तरफ इसराइल में कहर ढा दिया है। लगातार वो सज्जल जैसी मिसाइलों का पहली बार उनकी तरफ से प्रयोग किया गया है और यही कारण है कि अब जो है इसराइल और अमेरिका ईरान पर चढ़ाई कर रहे हैं और किसी तरीके से वो चाहते हैं कि ईरान को काबू में किया जा सके। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची की तरफ से एक ट्वीट करते हुए जवाब दिया गया है कि जिस तरीके से कत्लेआम की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने की है, उसका उन्हें हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि सैयद अब्बास अराक्ची ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि इसराइल जिस तरीके से बम्बार्डिंग कर रहा है फ्यूल डिपो पर तेहरान में, वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। एक तरीके से देखा जाए तो वो गलत है, लेकिन जिस चीज़ की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने कर दी है वो उसके लिए सजा भुगतने को तैयार रहें। उन्होंने कहा कि रेसिडेंट यानी जिस तरीके से उन्होंने आवासीय रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है, तो ईरान भी उसका माकूल जवाब देगा। और इसके बाद कहीं से भी ये खबर नहीं आनी चाहिए कि ईरान जो है वो लोगों को निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाकों में बम्बार्डिंग कर रहा है या तेल डिपो को निशाना बना रहा है। बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको लड़ना है तो वो कानून के नज़रिए से लड़ा जाए, उस चीज़ को एक युद्ध के नज़रिए से देखा जाए, न कि आप रिहायशी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाए, बच्चों को निशाना बनाए। ये युद्ध की कोई नीति नहीं है, ना ही किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप युद्ध में किसी भी तरीके से बच्चों को निशाना बनाएं। ये बेहद निंदनीय है। हालांकि ईरान पर लगातार इस वक्त बता दें आपको कि हमले जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर है कि ईरान ने नाक में दम कर दिया इसराइल के, क्योंकि लगातार उसकी मिसाइलें तेल अवीव से लेकर हाइफा हो या फिर बेत सेमेश जैसे इलाके हों या फिर लेबनान से सटा हुआ उसका इलाका क्यों ना हो, वो लगातार ईरान जबरदस्त मिसाइलें गिरा रहा है, क्लस्टर मिसाइलें मार रहा है। इसके साथ खुर्रमशहर फोर्स जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है बड़े पैमाने पर। तस्वीरें जो है फिलहाल आपको बता दें कि इसराइल में रोक दी गई हैं किसी तरीके से ले पाना। कुछ तस्वीरें ही बाहर आ रही हैं जिसके सहारे लाइव हिंदुस्तान पर आपको रिपोर्ट दिखाई जा रही है। जो भी तस्वीरें वीडियोस हम तक पहुंच रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से गल्फ के देशों में, खाड़ी के देशों में, वहाँ पर तो जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई भी फोटो वीडियो बनाता है दुबई जैसे इलाकों में, तो वहाँ पर जो है पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे देश में सुरक्षा है और ईरान जो हमला कर रहा है उसे छिपाए जाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तस्वीरों को सामने लाया जा रहा है जो तस्वीरें अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा के तौर पर सेट की जा सकती हैं। तो स्थिति ये है कि इस वक्त ईरान के जबरदस्त हमलों के बाद इसराइल और अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि वो स्कूलों को निशाना बना रहे हैं।